नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश नायडू। आज ये वीडियो आपके लिए एक विशेष मुद्दे के लिए लेकर आया हूं। सभी को पता है आज महाराष्ट्र में विशेष मुद्दा कौन है। जी नहीं, ना ये मुख्यमंत्री है, ना ये विरोधी पक्ष नेता है, ना ये कोई और समाज सेवक है। ये अपने आप को अति होशियार समझने वाली कंगना रनौत है। हाँ कंगना, ये वीडियो मैं तेरे पे बना रहा हूँ। हाँ, मैं तू और तेरे से ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि तुझे अगर ये संस्कार मिले हैं कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से, जो तुझसे उम्र में अनुभव में दोनों में बड़े हैं, खुद की प्रसिद्धि पाने के लिए तू अगर उनसे तू तड़ाक से बात कर सकती है, फिर तू तो किसी खेत की मूली नहीं है। शिवसेना के लिए तू चींटी बराबर भी नहीं है। शिवसेना की एक महिला कार्यकर्ता भी तुझे तेरी औकात दिखा सकती है, मगर लोग तेरी साइकी समझ नहीं रहे। तू यहां तक कैसे आई और तू आगे कहां जाना चाहती है, ये मैं इसका भांडाफोड़ करने के लिए आज यहाँ पे आया हूं। तेरी हिस्ट्री बताना चाहता हूं। घर से भाग के आई बॉलीवुड के लिए। माँ बाप ने मना किया था, क्योंकि माँ बाप एक शरीफ बिजनेसमैन बाप और एक शरीफ टीचर माँ नहीं चाहते थे कि इतने स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री में जाए। वैसे यहाँ पे स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री में अच्छे बुरे सभी लोग हैं, मगर तूने उनकी नहीं सुनी। तू घर से भाग के आई। जब माँ बाप ने तुझे वापस ले आने जबरदस्ती की तो तूने उनको डराया, धमकाया, उन्हें बदनाम किया और विचारों को रुसवा करके वापस भेज दिया। इसके बाद बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए तुझे किसी के आसरे की जरूरत थी, और पैर जमाने और सक्सेस के लिए तू कुछ भी कर सकती है, ये सबने समझ लिया है। तुझे मिला आदित्य पंचोली, एक शादीशुदा 20 साल से तुझसे उम्र में बड़ा, उसके साथ में तू कई सालों तक रही। कोई बात नहीं, अपना अपना नजरिया है, अपने अपनी चॉइस है। मगर बाद में क्या किया, जैसे ही थोड़े से तेरे पैर जमे, तूने आदित्य पंचोली पे भी वॉयलेंस का इल्जाम लगाकर उसे दरबदर कर दिया, छोड़ दिया। क्योंकि अब तुझे 20 साल बड़ा शादीशुदा व्यक्ति नहीं, अध्ययन सुमन जैसा एक कुंवारा लड़का चाहिए था। हुआ क्या, कुछ समय बाद अध्ययन सुमन ने भी ये मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि कंगना मुझे ब्लैकमेल करती थी, इमोशनल ब्लैकमेल करती थी, और मैं उसके गिरफ्त में फंस चुका था, बड़े मुश्किल से छूट के भागा हूं। बाद में तो फिर तूने जैसे लाइन लगा दी, अध्ययन सुमन के बाद में अजय देवगन, भारतीयों से दिल नहीं भरा तो ब्रिटिश डायरेक्टर निकोलस, ऋतिक रोशन की कहानी तो खूब चली मीडिया में। यानी बोलने का अर्थ ऐसा है, जब से तू इंडस्ट्री में आई तब से तूने कंट्रोवर्सी को ही अपने सक्सेस की सीढ़ी बनाई। 2012 में ब्लेंडर प्राइड के फैशन शो में किसी मॉडल का वार्डरोब मॉल फंक्शन नहीं हुआ, तेरा हुआ। क्यों, सब जानते हैं। 2018 में विकास बहल तेरा शिकार बना। 2019 में मणिकर्णिका और झांसी की रानी जब रिलीज हो रही थी, तूने इसकी पब्लिसिटी के लिए क्या क्या गंदे स्टंट नहीं किए। झांसी की रानी के डायरेक्टर को तूने उस डायरेक्टर ही नहीं है ये बोल के घोषित कर दिया। तूने खुद ने फिल्म डायरेक्ट की। ये तूने तूने और तेरी बहन, वो क्या है, रंगोली फुंगोली, उसने बोलना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। और साथों साथ में अब मेरा ये इल्जाम है कि तूने करनी सेना का सहारा लेके अपनी फिल्म को हिट कराई। जो करनी सेना वहां पे उस वक्त तेरे खिलाफ विरोध में प्रदर्शन कर रही थी, मेरा ये आरोप है कि वो तेरे से स्पॉन्सर्ड थी। क्योंकि करनी सेना अगर विरोध करती तो तेरी मूवीज थिएटर में नहीं लग पाती। आज जब करनी सेना एयरपोर्ट पे तेरे समर्थन में उतरी तो तेरा भांडा फोड़ हो गया। उसके बाद में बीच में तुझे ऋतिक रोशन ने अपने फिल्म में कास्ट किया। उसने तुझे एक अच्छी एक्ट्रेस समझ के कास्ट किया और तू उसी के पीछे पड़ गई। ईमेल दिखाने लगी कि उसने मुझे आई लव यू की ईमेल भेजा। मेरा यहां पे भी आरोप,
बाद में तो ये साबित हो ही गया था कि वो सारे ईमेल्स हैक किए गए थे, हैकर द्वारा भेजे गए थे। मगर मेरा ये आरोप है कि वो हैकर भी तूने स्पॉन्सर कराई थी। तुझे ऋतिक तो नहीं मिला, मगर उसकी बेचारे की फैमिली टूट गई। बीच बीच में तू कभी करण जौहर से, कभी सलमान खान से, कभी आमिर खान से बड़े बड़े नाम लेके पंगे लेना तेरा शुरू रहता है, क्योंकि तू एक मंत्र समझ चुकी है, मैं जितने बड़ों से पंगे लूंगी उतनी बड़ी मैं बन जाऊंगी। गलत फहमी है। इस बार पंगा तूने उद्धव जी से ली है, बहुत गलत पंगा ली है। और पंगा तूने महाराष्ट्र के नागरिकों से ली है, महाराष्ट्र की अस्मिता से ली है। अरे तुम्हारे राज्य में खाने नहीं मिलता तो यहां महाराष्ट्र में आके तुम कमाते हो, आओ ना यार, अच्छी बात है। अखंड भारत का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था और आज हम उसको जी रहे हैं, खुशी की बात है। मगर कम से कम जहां पे कमाते हो, जहां पे खाते हो, जो तुम्हारी कर्म भूमि है, उसे बदनाम तो मत करो। तेरे को मुंबई कश्मीर लग रहा है। और आज का स्टंट तेरा, आज का लेटेस्ट स्टंट, तुझे मालूम है अब तेरा एक्टिंग करियर तो खत्म है। तूने पिछले कुछ समय से अपने आप को राइटर और डायरेक्टर बोलना शुरू कर चुकी है। मानना पड़ेगा, कोरोना जैसे समय में भी तूने अपना प्रमोशन शुरू किया। क्या मैं अयोध्या पे फिल्म बनाऊंगी, मैं कश्मीर पे फिल्म बनाऊंगी? शर्म कर। किस कंट्रोवर्सी को किस काम के लिए यूज कर रही है तू? क्या अयोध्या और कश्मीर का और क्या हिंदुत्व का हमको सिखा रही है? अपने आप को पंडित समझती है, राजपूत समझती है, ब्राह्मण समझती है, हिंदू समझती है। तूने जैसे जैसे कांड किए ना, ये कोई हिंदू लड़की, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई भारतीय, मैं तो बोलूंगा कोई मुसलमान, कोई ईसाई, किसी धर्म की कोई लड़की, अच्छी लड़की नहीं करती ऐसे धंधे। सक्सेस पाने के लिए सुशांत सिंह मैटर में जहां पे पुलिस काम कर रही, सीबीआई काम कर रही, सब काम कर रहे, और मान न मान, मैं तेरा मान कूद गई प्रसिद्धि पाने के लिए। संजय राउत जी के ऊपर में इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, और जब देखा कि संजय राउत जी पे इल्जाम लगा के कुछ दाल गल नहीं रही है मीडिया में, तो उद्धव तूने ये किया, उद्धव तुझे मैं देख लू। अरे किससे बात कर रही है? तूने उद्धव को तुझे और तू बोल के, वो तो छोटे नहीं हुए, तेरी औकात एक्सपोज हो गई। तेरी औकात एक्सपोज हो गई लोगों के सामने कि ये लड़की अपनी प्रसिद्धि के लिए और अपने कामों के लिए कहां तक जा सकती है। वैसे ये भी ध्यान में आ रहा है कि तू एज एन ऑप्शन पॉलिटिक्स को भी अपना अपकमिंग करियर और फ्यूचर मान रही है, और जो सपोर्ट में तुझे पीछे से वाई प्लस सिक्योरिटी जो मिल रही है ना, गणित सबको समझ में आ रहा है। मगर इससे भी बड़ी एक चीज मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं, दोस्तों, कंगना को माफ कर दो। कंगना को इसलिए माफ कर दो क्योंकि बेचारी वो मरीज है, पेशेंट है, दिमागी पेशेंट है। आप स्टार्टिंग से देखो ना, पहले माँ बाप, फिर साथ देने वाले लोग, फिर बेमतलब जिनसे कोई संबंध नहीं उनके ऊपर में चढ़ना, फिर डायरेक्टर के ऊपर। अरे कैसे कैसे, ये दिमागी मरीज है, इसे माफ कर दो। और इसे माफ करने के लिए दोस्तों मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड कविता बनाई है। ये कविता बोल के मैं अपना वीडियो यहां समाप्त करूंगा कि गुस्सा नहीं, दया करो। महाराष्ट्र वासियों, कंगना पे गुस्सा नहीं, दया करो। दया करना है तो माफ करो। क्या पागलों से लड़ने का यार, दिमागी मरीज से क्या लड़ने का? गुस्सा नहीं, दया करो। दया करना तो माफ करो, माफ करके शिक्षित करो। शिक्षित करने सहा करो। शिक्षित करना है तो सहना तो पड़ेगा ना। ऐसे लोग सुधरते नहीं जल्दी, इनको अकल जल्दी आती नहीं है। माफ करके शिक्षित करो, शिक्षित करने सहा करो, सहन करने समझा करो। समझ चुके तो भला करो, भला करो बेचारी का। घर से भागी हुई लड़की थी, कुछ पैसे कमा लिए। बहुत सारे लोग आएंगे महाराष्ट्र में, पैसे कमाते चले जाते, महाराष्ट्र को गाली देके चले जाते हैं, मगर जिंदगी उन्हें बख्शती नहीं है। तो सहन करके समझा करो, समझ चुके तो भला करो। भला किसी पीड़ित का हो जाएगा तो दिमागी संतुलन अपने आप ठीक हो जाएगा। कंगना, पता नहीं महाराष्ट्र इस बार भी तुझे माफ करेगा या नहीं,
बट बेटर यू गेट अंडरस्टैंड, ये तेरे चिप ट्रिक्स यहां नहीं चलने वाली। और तू जो सोच रही कि अब मेरा प्रोडक्शन का या पॉलिटिक्स का करियर चल जाएगा, तेरे जैसे दिमागी मरीज का कहीं पे कुछ नहीं हो सकता। और जय महाराष्ट्र बोलना तो छोड़ दे, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने की तो हमने कहावत सुनी है, थूकने की तूने अभी पहली बार बताई है। इसलिए तुझे अधिकार नहीं है जय महाराष्ट्र बोलने का। जय महाराष्ट्र दिल से बोला जाता है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। तो गेट वेल सुन करना। और दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।